इस मैच में एनालिसिस में सुनने के लिए आपके लिए काफ़ी कुछ होगा। जी हाँ, बहुत कुछ है इस मैच में। आपको लग रहा होगा बहुत वन साइडेड गेम है तो क्या ही इसमें निकल कर आएगा, लेकिन दो तीन चीज़ें बड़ी हैरान करने वाली ज़रूर है जो एनालिसिस में बात करेंगे। और कहीं ना कहीं हमारा आज सेंटर ऑफ टारगेट जो होने वाले हैं वो दो होंगे। एक जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा सीनियर प्लेयर आप कह सकते हैं काठमांडू नाइट्स टीम के और नेपाल क्रिकेट टीम के भी, और दूसरे जो जनकपुर रॉयल्स के कैप्टन हैं। जी हाँ, आप उन दोनों की बात करें और जिस तरह से मैच घटा है। सबसे पहले एंड काठमांडू नाइट्स से अगर मैं बैटिंग की बात करूं, आज जनकपुर रॉयल्स ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला लिया। यकीन मानिए बहुत ही अच्छा फैसला था। जी हाँ, ये इस रिजल्ट में मत जाइए, ये रिजल्ट एक आपके सामने एक चकाचौंध भरा धोखा है, बिल्कुल नहीं, बहुत ही अच्छा फैसला था। एंड काठमांडू नाइट्स से बैटिंग करने के लिए आया तो फर्स्ट फेज में हमने देखा जो पेसर्स को जो है वो जबरदस्त मूवमेंट मिल रही थी, हेल्प मिल रही थी। अगर हम बात करें यहाँ पर जितेंद्र मुखिया की, और साथ में उनके सोमपाल का बॉलिंग करा रहे थे, उस पर जरूर आएंगे। लेकिन पहले काठमांडू नाइट्स की बैटिंग का क्या हाल रहा फर्स्ट हाफ में? बिल्कुल, और पहले हाफ की बात करें तो 66 फॉर 3 ये हाल था। पहले अगर 10 ओवर को देखें, जो बल्लेबाज आए ओपनिंग करने के लिए, आज ओपनिंग चेंज हमें देखने को मिली। कुछ आज चेंजेस हमें काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। अगर हम अब फेस थोड़ा बात करें, जब जब कुछ देर वक्त बीतता जा रहा है मैचों में, तब हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, जो कि अच्छा भी है कुछ टीमों के लिए और कुछ टीमों के लिए उल्टा वो बैकफायर कर रहा है। जी हाँ, ये सही है, बैकफायर वो कर रहा है। लेकिन अब बात करें 66 फॉर 3 पहले हाफ की, आज फिर से ओपनिंग ने खासकर विरेंद्रदीप सिंह फिर एक बार यहाँ पर बहुत अपसेट करके गए, परफॉर्म फिर से उनसे हुआ। बिल्कुल अच्छी ठीक ठाक बॉल थी, ऐसा नहीं कि बहुत लेकिन ठीक ठाक बॉल, थोड़ा सा हल्का सा, लेकिन शॉट जो था आपका वो बहुत ही ज्यादा घटिया शॉट था, जिसके लिहाज से विकेट गया, वरना वो इतनी आसानी से विकेट गिरता नहीं। उसके बाद बात करें तो बहुत ही जल्दी विकेट गिरते चले गए हैं। उसके बाद बात करो, सोनम गौतम ने एक छोड़ संभाल के रखा हुआ था। उसके बाद बहुत ही जल्दी 15-20 रन के अंदर वापस से 3 विकेट गिर गए। ब्लेक आए, उन्होंने कुछ स्कोर करने की कोशिश, एक ही ओवर में अच्छे खासे उन्होंने बटोर लिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अननेसेसरी शॉट खेले, ज्यादा ही रन के लिए जाने की कोशिश करने के चक्कर में उनका बैच लगा, वो भी अपने कीपर के हाथों विकेट दे बैठे। उसके बाद जो जोड़ी शुरू हुई उस पर सेकंड हाफ में ये जो सोनम गौतम की जो इनिंग रही है, शुरू में काफी वो तेज खेल रहे थे, काफी एग्रेसिव मोड में अपनाया हुआ था और बीच में सिंगल डबल्स भी ले रहे थे। उनके साथ साथ आज फाइनली रेयान बॉल का बल्ला चला। तो सेकंड हाफ में कैसे घटा है ये 66 फॉर 3 के बाद इतने बड़े स्कोर तक टीम आखिर पहुंचा कैसे, क्या रहा? बिल्कुल, और क्रेडिट बिल्कुल इन दो बल्लेबाजों को जाएगा। क्या तेजी से बल्लेबाजी की है, बहुत बेहतरीन हिटिंग रही है। अगर कहना होगा कि 62 रन उन्होंने बनाए सोनम गौतम ने 47 बॉलों में, 4 चौके भी हैं, छक्के भी 4 शामिल है उसमें। वहीं पर आज आखिरकार जाकर रेयान बॉल का बल्ला चला है। थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे शुरू में, जब ड्रिंक्स तक आते आते थोड़ा स्ट्रगल उनका जारी था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने इनिंग को गेयर अप किया, चेंज किया, ज़बरदस्त इनिंग रही है। स्लॉग स्वीप भी मारे उन्होंने, स्ट्रेट ड्राइव भी मारे, ऊपर से हवाई फायर भी किया। तो बहुत खूबसूरत आज उनकी बैटिंग रही है, बहुत फायर पावर रहा है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अपनी जिम्बाब्वे टीम में भी 114 रन इस सेकंड फेज से बने, बहुत ज़्यादा रन बने और 3 विकेट यहाँ गवाए जरूर है। असबतुल्ला उमर से भी इस विकेट में शामिल है, वो भी आज जल्दी आउट हो गए 10 रन बनाकर। लेकिन जो काम था वो सोनम गौतम और रेयान बॉल ने बखूबी निभाया, जबरदस्त तरीके से टीम को 180 तक पहुंचा। बिल्कुल, ये कुछ ऐसा ही है जो काठमांडू नाइट्स सबसे पहले मैच में 45 पे 5 हो गया था और उमर जी और सोनम गौतम ने एक जबरदस्त 100 ओवर पार्टनरशिप करके स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुंचाया था। बिल्कुल वैसा ही था, यहाँ पर भी एक चीज कॉमन थी, वो है सोनम गौतम। आज भी वो कॉमन थे और उनके साथ वहां उस दिन ओवर जी थे, इस बार रेयान बॉल थे। अब बात करते हैं ज्ञानेंद्र मल्ला की। एंड एक्सपीरियंस हम कहते रहते हैं, लेकिन आज ज्ञानेंद्र मल्ला को देखकर ऐसा लगा कि मेरे ख्याल से कोई जो प्लेयर है वो एकेडमी से सीधा उनको पहला मैच मिला और वो ग्राउंड पे उतर आए हैं। एक्सपीरियंस प्लेयर का मतलब ये, अब ऐसा लगता है कि ज्ञानेंद्र मल्ला इनिंग्स जो भी उनकी तरफ से आती है नेशनल टीम में भी, ऐसा लगता है कि वो जगह बचाने के लिए वो इनिंग ज्यादा खेली गई है बजाय टीम के कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर अपना एक्सपीरियंस जो है वो दिखाने के। आज का आप देखेंगे पैरों में कोई मूवमेंट नहीं, ऐसा लग रहा है कोई एकदम यंग बच्चा कोई अनाड़ी प्लेयर आकर खेल रहा हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और अब क्या कहना, आप इतने ज्यादा T20 क्रिकेट है, अब अपने आप को थोड़ा साइडलाइन करिए, अब वक्त नहीं है। ओडीआई में आप अपने आप को वक्त दे सकते हैं, एक वहां पर एक एक्सक्यूज मिल जाता है, वहां पर भी कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि आपका डाउन जो है वो या तो करो या मरो वाला डाउन। बिल्कुल, आई एम सॉरी पर वो वैसे ही डाउन होता है। अगर वहां पर गड़बड़ हो गई, ओपनिंग भी फ्लॉप हो गई, वन डाउन भी फ्लॉप हो गया, तो टीम का बंटा था बहुत ही मुश्किल हो पाता है। टीम की हाई कैलिबर के प्लेयर चाहिए होते हैं जो वहां से उठाकर टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा पाए, जो हम बहुत ही
कम देखते हैं आजकल क्या वुमेन क्रिकेटों में, पहले तो हो जाते थे, आज तो और 2022 में तो हैं जो हमारे एशियन क्रिकेटर ऑफ द ईयर ओडीआई के प्लेयर हैं वो उस कैलिबर के नहीं, बिल्कुल सही कहा, तो बहुत कम ही ये देखने को मिलता है, तभी उस कैलिबर का होना चाहिए। आपने नाम लिया बिल्कुल सही, लेकिन अब T20I में आप कहाँ अपने आप को, जब ओडीआई में आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा तो T20I में तो यंग लड़कों का पूरा, या तो हाँ ऐसा है कि हाँ कुछ आप जरूर जमाइए, रन बनाइए, रन करिए, 40-50 रन करिए, आप 35-40 बॉलें लीजिए, लेकिन वो तो आपसे हो ही नहीं रहा है। आप यानी कि इसका मतलब साफ है कि भाई आप थोड़ा सा वक्त आ गया है, साइड हो जाइए मेहरबानी कर, या तो फैंस ही आपको इतना साइडलाइन कर देंगे कि कुछ बचेगा नहीं। बिल्कुल क्लियर कट है, 5-6 मैचेस हो गए हैं अभी तक, 5 मैचेस हो गए, कोई परफॉर्मेंस अभी तक निकल कर आई नहीं। और सबसे बड़ी बात है आपके जो आउट होने के तरीके हैं वो किसी भी कोई ये देखकर नहीं बोलेगा कि ये मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयरों में से है पारस के बाद। अगर हम बात करें डेफिनेटली ये कहने में जचेगा नहीं जिस तरह से आप आउट हो रहे हैं, आउट होने के तरीके से आपको ज्यादा हैरानी हो रही है बजाय आपके स्कोर से, वो तो एक अलग इशू है ही। तो ये ज्ञानंद मल्ला का हाल है, बहुत ही पोर्शो आपके 0-2 रन 1 रन 5 रन से ज्यादा हम लेकिन हैरान नहीं, आपके आउट होने के तरीके से हैरान है कि क्या आप सच में एक्सपीरियंस प्लेयर है। पैरों की मूवमेंट आपको नहीं पता कि पैरों की मूवमेंट मुझे कब करनी है कब नहीं। खैर तो ये हाल रहा आज बैटिंग का। जयपुर रॉयल्स की मैं सीधे बात करना चाहूंगा, क्या आपको कमी नजर आई कि जब उनका फैसला अच्छा था, टॉस जीतकर उन्होंने पहले बॉलिंग ली, जितेंद्र मुखिया को हेल्प भी मिल रही थी, विकेट्स भी उन्होंने निकाले, लेकिन आखिर दिक्कत क्या हुई कि जब 17-20 पे 3 होने के बावजूद भी इतना बड़ा स्कोर लगाने में कामयाब रही? नहीं जरूर, देखिए सीधी सी बात है, स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे दूसरे फेज में हम जब पहुंचेंगे तब इस बारे में बात करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग फेज में सोमपाल कामी को यहाँ बिल्कुल हेल्प नहीं मिली, उनको कोई वहाँ वो विकेट ही नहीं निकाल पा रहे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे इंटायर टूर्नामेंट में। अगर हम देखें विकेट्स नहीं आ रहे उनकी तरफ से, अगर विकेट नहीं आएंगे आपकी तरफ से, एक्सपीरियंस की तरफ से, तो सॉरी आप इतना ज्यादा यहाँ टीम अच्छा नहीं कर सकती। अगर आप बॉलिंग की बात करें, कभी ना कभी ये महंगा पड़ेगा ही, आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं, ये याद रखिएगा, इस चीज को दिमाग में रखने की जरूरत है कि ये एक मैच की बात नहीं है, पूरे इंटायर टूर्नामेंट की बात है। ये टूर्नामेंट में असर करेगा ही। आप अभी मान लीजिए फैंस कहेंगे कि कहाँ अभी तो जनकपुर जीत रही थी, नहीं जीतने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस आपको घूम के यहीं आना पड़ेगा जब फाइनल हार के बैठ जाएंगे। जी हाँ, तो यही होता है जब एक्सपीरियंस जियो नहीं चलेंगे, और भी फ्रंट लाइन पेसर है वो, उनकी तरफ से विकेट नहीं निकल पा रहे हैं 6 ओवर में, जो जितेंद्र मुखिया दूसरी तरफ से विकेट निकाल रहे हैं। तो यही एग्जैक्टली हुआ जो सुनम गौतम और रेहान बेल की पार्टनरशिप हुई, जब वहाँ बिल्डअप होना शुरू हुआ, सुनम गौतम वहाँ पर विकेट लिया जा सकता था उनका, लेकिन वही फिर से। और दूसरी बात, ललित राजवंशी के ओवर कहाँ गए, इसका जवाब कौन देगा, ये तो मालूम। जी हाँ, यही में कप्तानी पे आने वाले थे कि ये बहुत ही ज्यादा पुअर कैप्टनसी हुई है ग्रिफिथ की तरफ से, क्योंकि क्लियर कट है आप ललित राजवंशी के आपने 2 ओवर उड़ा दिए, वो अच्छे खासे विकेट, आप सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है इस टूर्नामेंट, और नहीं भी जरूरत था, लेकिन वो एक प्राइम प्योर स्पिनर है आपकी टीम के, आपने उनके ओवर हटाकर आदिल आलम को उनके 2 ओवर कोटे के पूरे उनके ओवर उठाकर उनको दे दिए। चाहे आप सलाफुद्दीन अशरफ की बात कर ले, लेकिन मुझे लगता है आदिल आलम को ज्यादा दिए गए, 40 ओवर में 4 ओवर 40 रन देने के बावजूद भी आपने उनको दे दिए, ये समझ से परे है। ललित राजवंशी के 2 ओवर आपने गायब किए, उसके बाद सोमपाल को कहीं ना कहीं हेल्प नहीं मिले, तो ये खराब कप्तानी यहाँ पर ग्रिफिथ की तरफ से जरूर रही है। अब इसके चेस की तरफ अगर हम चले यहाँ पर हैं, तो चेस में बहुत ही लो स्कोरिंग गेम रहा, लेकिन यहाँ पर पेसर्स ने ऐसा क्या किया जो वहां पर सोमपाल कामी, खास करके सोमपाल कामी की बात करूं, वो उस पिच से मदद ले नहीं पाए। बिल्कुल, और देखिए यहाँ तो बात होनी चाहिए आपकी लेंथ की, जिस लेंथ पर आज बॉल रखी है, स्विंग कराने की कोई, जब स्विंग मिल रही है तो आप ढूंढिए ना, आप ढूंढिए। कमल हैरी ने जो किया, उसके बाद उमर ज़ई ने जो करके दिखाया, उनकी तो बॉल होती है, शुरुआत में मिलती है उनकी बॉल, स्विंग जरूर करती है, ये तो खैर डेफिनेटली है, बहुत बेहतरीन बॉलर है वो सच में। और जो उन्होंने करके दिखाया है आज, पूरी की पूरी टीम जनकपुर रॉयल ढेर हो गई उनके सामने, और कमल हैरी ने भी अच्छा साथ दिया। अगर वो वहां पर पिट जाते, वहां पर एक्सपेंसिव हो जाते, तो फिर ये मामला गड़बड़ हो जाता। जो सोमपाल के साथ बस सोमपाल एक्सपेंसिव नहीं गए, लेकिन विकेट नहीं निकाला, बस उन्होंने विकेट भी निकाला संदीप जोरा का, वो संदीप जोरा की बेवकूफी थी जो उन्होंने ऐसा शॉट खेला, हैरानी होती है, एक वक्त पे आप इतनी अच्छी इनिंग खेलते हैं और एक वक्त पर आप ऐसा क्रिकेट खेलते हैं। अरे हालात तो देखिए कि 2 विकेट गिर गए, 3 विकेट गिर गए, कैसे आप मार सकते हैं उस हालात में, अजीब लगता है। और आप कमल हैरी ने भी अच्छी बॉलिंग जरूर कराई है, उन्होंने साथ दिया, एग्जैक्टली साथ दिया। अगर वहां पर वो साथ नहीं देते तो सर ये 180 रन चेज हो जाते, ये डेफिनेटली हो जाते, बिल्कुल क्लियर डेफिनेटली हो जाता है, क्योंकि शुरू में ही जो डेंट पड़े हैं, बस सबसे बड़ा कारण रहा है जनकपुर के इस जबरदस्त। और आप देखिए ना, शुरू के 10 ओवर में 34 रन बने और 7 विकेट टीम ने खो दिए। देखिए उसके बाद 3 विकेट खोए, 56 रन बने, लेकिन तब तक कोई मतलब इस मैच का बचा नहीं था। तो फर्स्ट हाफ में ही बहुत शानदार बॉलिंग हुई है उमर ज़ई और
बात करूं यहाँ पर कमल है, उसके बाद अविनाश बोरा ने फिर उसके बाद चार वो आए तो उन्होंने भी उसका फायदा उठाया। तो मैंने कहा कि जनकपुर रॉयल्स का टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं था, लेकिन सोमपाल कामी जो उनके प्राइम फ्रंटलाइन पेसर है उनकी तरफ से उनका जो ठंडा परफॉर्मेंस है, बल्कि बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है वो इसके बाद उनके कैलिबर के हिसाब से बहुत परफॉर्मेंस टी20 लीग में हुआ है उनका, और वो विकेट नहीं निकाल पाए, वो सबसे बड़ा रीजन रहा। चाहे आप 110, 15 या 20 तक काटन रॉयल्स रोक लेते अगर सोमपाल कामी वहां पर स्टेप अप कर पाते। ये रहा बॉलिंग का यहाँ पर हाल। अब यहाँ पर बैटिंग की अगर मैं बात करूं यार, ग्रिफिथ वही लगातार फ्लॉप, हम लगातार आपसे यही कह सकते हैं कि आप डाउन चेंज करिए, खराब आप आज आपने कप्तानी भी खराब की, साथ साथ आपकी बैटिंग पुअर तो चल ही रही है। इतनी ज्यादा बाहर जाती हुई बॉल पर आपने बल्ला लगाया, कैप्टन अगर ये करेगा तो भाई आने वाले बैट्समैन को आप क्या बोलेंगे कि आपने खराब शॉट क्यों खेला। शैडविक गॉल्डन की बात करें, बॉल ऑफ द टूर्नामेंट है, बिल्कुल मेरी तो हंसी बॉल ऑफ द टूर्नामेंट बन चुका है। बिल्कुल मेरी तो हंसी निकल गई थी उस बॉल में कि जो बॉलें हमें टेस्ट क्रिकेट में देखने को मिलती है, खास करके इंग्लैंड में, बिल्कुल जिस तरीके की देखने इतनी स्विंग बॉलिंग तो लाजवाब, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है टीयू का मॉर्निंग सेशन में, मजा आ जाता है इसमें। अगर डेज मैच हो जाए रेड बॉल से तो कमाल का मजा आ जाएगा, सच में जबरदस्त बॉलिंग, और रियली में ये बॉल ऑफ द टूर्नामेंट तो अब तक हो चुकी। बिल्कुल हमारी तरफ से तो है ही, बाकी आपको डिसाइड करना है। उसके बाद बात करें संदीप जोरा, डेफिनेटली बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था आपसे संदीप से कि वो इतनी अच्छी इनिंग्स खेलने के बाद, इतनी अच्छी इनिंग के लिए बहुत इंप्रेस उनके इनिंग्स से हम हुए हैं अब तक, और जो हमने आपके सामने रखे भी थे इसमें कोई दौरा नहीं, और हर कोई उनकी इनिंग से इंप्रेस रहा है जो अभी तक उन्होंने टूर्नामेंट में खेला है। लेकिन फिर उसे इंप्रेसिव प्लेयर से इस तरीके का शॉट खेलना इस सिचुएशन पर आकर बिल्कुल भी हैरान करा, शॉक हुए हम कि कमाल है, संदीप ने ये खेला, एक बार आई रब कर लेते क्या ये सच में संदीप थे। इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ कि उनके बल्ले से इस तरीके का शॉट इस सिचुएशन पे आया। उम्मीद करेंगे आप ये गलती दोबारा ना होना, ये क्राइम के बराबर आज आपने किया है। पवन की बात करें उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार, ये केन्या टूर में गए, इन्होंने वहां परफॉर्म नहीं किया, काफी मैचेस मिले, यहाँ पर पुअर फ्लॉप शो का जारी है। अब यहाँ पर उन्होंने एक और चीज दे दी कि मुझे बेसिक भी शायद नहीं मालूम है। 30 यार्ड सर्कल में जब आप कोई सिंगल लेने के लिए जाते हैं तो ये बहुत बेसिक है, ऑब्वियस है। जब भी आप कोई शॉर्ट रन लेने के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे अपना विकेट बचाने के लिए, खास करके अगर आप डेथ एंड में हैं तो वो है डाइव लगाना, और ये बहुत ही बेसिक है। लेकिन आपको शायद ये भी किसी ने नहीं बताया या सिखाया नहीं कि सबसे बेसिक है 30 यार्ड में आप रन लेने के लिए दौड़ रहे हैं तो आपका सबसे प्रायोरिटी होना चाहिए, आपने आधा दौड़ के क्रॉस किया उसके बाद आपको डाइव लगाना है। मैंने ये मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने ये नोटिस किया होगा, लेकिन मैंने तो बहुत ज्यादा देखा है गंभीर को ऐसे डाइव मारते हुए। जी हाँ, गौतम गंभीर, उनकी हमेशा 5, 6, 7 ओवर में शट गंदी हो जाती है। जी हाँ, और वो हमेशा, और वो है ज्यादातर 30 यार्ड की सिंगल्स लिया करते हैं, भागना चालू। जी सहवाग और गंभीर की जो जोड़ी थी वो तो खैर थी लाजवाब, तो किया, और हमेशा डाइव तो मारना ही मारना है, चाहे कुछ भी बेसिक रूल है, उनको मैंने खूब देखा है। तो ये चीजें समस्या बनी तो खैर बेसिक होती है। बेसिक भी अगर डेली क्रिकेट बैठ के इतना लंबा चौड़ा बोलेगा तो ये बेवकूफ़ी की बात है हमारे लिए भी और जो सुन रहे हैं उनके लिए भी। ये तो बेसिक चीजें होती हैं, और बेसिक ही नहीं है तो भाई आप क्रिकेट में क्या कर रहे हैं, थोड़ा अकेडमी करिए जाके। जी हाँ बिल्कुल, और आप इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके हैं, ये देखकर और हैरानी होती है। खैर उसके बाद बात करें शमीउल्लाह सनवारी, आज खास चले नहीं, 1 रन पे बनाकर वो आउट हो गए। उसके बाद बाकी फिर फॉर्मेलिटी रहा, सराफुद्दीन अशरफ उन्होंने बढ़ाया, 24 पे 7 हो गए तो ये और ये स्कोर ही थोड़ा बहुत खींचा सराफुद्दीन अशरफ की वजह से, वरना फिर पूरा मामला यहाँ पर खत्म था। तो बहुत ही एक तरफा मैच यहाँ पर काटन मैच जीता, और फाइनली यहाँ पर 3 मैच काटन मैच जीत चुकी है। जनकपुर अभी भी दूसरे नंबर पर है, लेकिन ये जो पॉइंट टेबल चल रहा है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। लुम्बिनी भी अब पहला हार चुकी है, पोखरा एवेंजर्स अचानक से लगातार 2 मैच जीत चुकी है, तो बहुत इंटरेस्टिंग अब बनता जा रहा है कि टॉप 4 में आखिर कौन सी टीम रहेगी। अच्छा है, चलिए कंपेटिटिव क्रिकेट कम से कम हो, पीएम कप की तरह डेड रबर तो नहीं है, कम से कम यहाँ पर जरूर हो रहा है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, बने रहिए डेली चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, कम्युनिटी आप चेक करना मत भूलिएगा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप प्लेऑफ क्वालिफायर प्लेऑफ जो है उनके डेट शेड्यूल और होस्ट कौन करेगा, ये सब कुछ आप डिटेल्स पिछला वीडियो जाकर जरूर देखिए। बाय।